नमस्कार मित्रों, प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के भाग 5 में एक नए वीडियो के साथ फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था में स्वागत है। इस प्रश्न की सीरीज में हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का भाग 5 है। इसके पहले 4 भाग बनाए जा चुके हैं। यदि आपने उन भागों को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग 5वें भाग को देखेंगे। संस्कृत आस्था यूट्यूब चैनल में ऐसे प्रश्नों की सीरीज आपको हमेशा मिलती रहेगी, जिसका अध्ययन करके आप लाभ पा सकते हैं। तो देर न करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के पहले क्वेश्चन को। साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। ये श्रृंखला का भाग 5 है। इसके पहले 4 भाग बन चुके हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में एक मुहावरा दिया गया है। एक मुहावरा पूछा गया है हमसे। उसमें पूछा गया है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ऐसा मुहावरा है और इसका सही सही अर्थ पूछा गया है। तो इसमें आपको एक ऑप्शन चुनना है। क्या इसका सही ऑप्शन ए होगा, या फिर क्या इसका सही ऑप्शन बी होगा, या फिर क्या इसका सही ऑप्शन सी होगा, अथवा क्या इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऐसा आप हमारे बताने से पहले एक सा ऑप्शन ज़रूर चुन लीजिएगा और लास्ट में देखिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। और मेहनत करिए और पढ़िए ताकि सभी प्रश्नों को आप हमारे बताने से पहले ही हल कर सकें। तो मित्रों, यहाँ देखना है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास में, कपास का सही से अर्थ क्या होगा। तो हम हमेशा आपको बताते हैं कि हमेशा लोकोक्ति या मुहावरा हो, उसका सीधा अर्थ नहीं लगाया जाता है, उससे भाव देखा जाता है, भाव क्या है, और उस भाव से मिलता जुलता ऑप्शन हमको सही करना होता है। यहाँ इस मुहावरे से पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसी काम के लिए आया था लेकिन उस काम को छोड़कर वह दूसरा काम करने लगा। जैसे यहाँ कोई व्यक्ति था, वो हरिभजन ईश्वर का भजन करने के लिए आया था, लेकिन भजन ना करके वह कपास को ओटने लगा। तो इससे ये भाव प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसा भाव मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है ईश्वर की पूजा करना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोई किसी कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य करने लगे। ऑप्शन सी देखते हैं कपास ओटना। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोई एक काम छोड़ के दूसरा काम करने लगा। और ऑप्शन डी है व्यर्थ में समय गंवाना। तो ऐसा तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपका बच रहा है, वो ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कहा गया है कि प्रमुख कार्य को के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो निश्चित ही आपका ये बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में ही ऐसा कहा गया है कि प्रमुख कार्य नहीं एक कार्य को छोड़कर अन्य दूसरे कार्य में लग जाना। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सही हुआ। ऑप्शन बी में ही आपका सही उत्तर छिपा हुआ था। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ये हमसे पूछा गया है। शब्द में से एक शब्द ऐसा हमको चुनना है चारों ऑप्शन में से जो स्त्रीलिंग का बोध कराता हो। तो ये मंत्रिणी है एक ऑप्शन, चंचु है दूसरा ऑप्शन, छाता है तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन है आपका भक्त। इसमें देखना है। तो पहली बात तो लास्ट में बड़ा आ हो या बड़ी ई हो, तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बड़ा आ बड़ी ई होते हुए भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते हैं। जैसे कि छाता आपका बड़ा आ है लास्ट में, लेकिन फिर भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अच्छा, कैसे क्लियर करते हैं, कैसे जानते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। तो यहाँ पर इन शब्दों को ऐसे वाक्य में रखते हैं जिनमें किसी लिंग को, वचन को, ऐसे किसी इत्यादि तत्व को दर्शाने वाले शब्द को रखकर एक वाक्य बनाते हैं और पता कर लेते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग। जैसे चंचु,
में यदि हम बात करें, इसमें कोई भी विशेषण लगा दें, चंच बड़ा है, चंच बड़ी है, तो चंच माने चोंच होता है, चोंच बड़ी है, चोंच बड़ा है, तो बड़ा है इसमें होगा, यानी स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा। भक्त आया है, भक्त आई है, तो आया है इसमें फिर बैठ रहा है, अर्थात ये पुल्लिंग है। छाता टूटी है, छाता टूटा है, ऐसा हम अगर बोलते हैं तो छाता टूटी है गलत होगा, छाता टूटा है सही होगा, इसलिए छाता भी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन ए की, मंत्रिणी। तो मंत्रिणी शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें बड़ी ई है, यानी ई का रांत है, और ई का रांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और मंत्रिणी शब्द को अगर वाक्य में पिरोते हैं तो मंत्रिणी और मंत्रणा दो शब्द है। मंत्रणा भी स्त्रीलिंग है, मंत्रिणी भी स्त्रीलिंग है। मंत्रिणी शब्द को अगर वाक्य में रखते हैं तो मंत्रिणी आई है, मंत्रिणी आया है, तो आई है सही होगा। अर्थात कुल मिला के जब हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन ए सही है। ए शब्द ए में, ऑप्शन ए में जो मंत्रिणी शब्द है वही स्त्रीलिंग शब्द है, अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन आपका साहित्य से है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा पूछी गई है कि उनकी काव्य भाषा कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है अवधी, ऑप्शन बी में दिया गया मगही, ऑप्शन सी में दिया गया है मैथिली, और ऑप्शन डी में दिया गया है खड़ी बोली। ये चार ऑप्शन है। हमारे बताने से पहले एक ऑप्शन आप चुन लीजिए, और इसके बाद हम अब बता रहे हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन वास्तव में सही है। तो बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि हैं, अगर इससे हम कुछ आइडिया लगाते हैं तो हमारे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर चार प्रमुख काल हैं हिंदी में, जिसमें सबसे पहला आदिकाल, फिर दूसरा भक्तिकाल, फिर इसके बाद आते हैं तो आपका एक जो तीसरा काल आता है जिसमें भक्ति भावना से लोग दूर चले गए, उसको कहा जाता है रीतिकाल, और चौथा आपका आधुनिक काल जो कि अभी है। तो इन चार कालों की बात करते हैं तो जब आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल के सरहप्पा, कडप्पा ये सब कवि हैं। बात करते हैं भक्तिकाल की तो इसमें तुलसीदास, सूरदास इत्यादि कवि हैं। बात करते हैं रीतिकाल की तो रीतिकाल में बिहारी जैसे कवि हैं। और बात करते हैं आधुनिक काल की तो आधुनिक काल के छायावाद में ही जयशंकर प्रसाद जी का स्थान है। छायावाद के चार प्रमुख कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, जिसमें से एक नाम इस क्वेश्चन में आया है जयशंकर प्रसाद। पूछा गया जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है, तो आधुनिक काल में आप देख ही रहे हैं कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। आधुनिक काल की जो भाषा है वो भाषा है खड़ी बोली, इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही होगा, खड़ी बोली। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बने इस बेल आइकन को, ये जो आपका बेल आइकन बगल में बना हुआ है, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मित्रों में इसको। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथे क्वेश्चन में आपसे एक बात पूछी गई है, कहा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द छांटना है, और जो शब्द दिया गया वो सच्चिदानंद आपका शब्द है। तो सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द जोड़े गए हैं संधि के माध्यम से, जिसमें जो पहला शब्द है वो है आपका सत, और दूसरा शब्द है चित, चित, और तीसरा शब्द है आनंद। तो इन 3 शब्दों को
शब्दों को जोड़ा गया है। और बात करते हैं कि अगर इन तीनों शब्दों को संधि के माध्यम से जोड़ा जाए तो ता जो है आपका आगे चा है, तो ताया दा के बाद जब चाया छा हो तो ताया दा का चा बन जाता है। तो आधा ता के स्थान पे आपका आधा चा बन जाएगा, आगे ता है। अब ता के बाद आ है, तो ता क्योंकि आधा है तो ता के बाद आ है। अब ता के बाद आ है तो ता आपका भी बदलेगा संधि के नियम के अनुसार, और होगा क्या, ता के स्थान पे आधा दा बनेगा और आगे बड़ा आ है तो बड़ा की मात्रा लग जाएगा। यहाँ चा पर छोटी की मात्रा है, एक चा और आपका बीच में है, एक चा यहाँ आधा चा बनेगा और छोटी की मात्रा है तो लग जाएगा, और आगे नंद है तो आगे आपका नंद रहेगा। ये आपका बनेगा, आप देख रहे हैं जो आपका शब्द बना है तीनों शब्दों को जोड़कर वो सच्चिदानंद है। सा आधा चा पूरा चा छोटी की मात्रा दा और नंद। तो ऐसा अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी दिया गया है। ऑप्शन बी में आपका सही सही दिया गया है, आधा चा पूरा चा दा आनंद उसी प्रकार से। तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। जब तक हम इन संधि के नियमों को नहीं जानेंगे मित्रों तब तक हमारे लिए इन ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो संधि पढ़ाया जाएगा, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। और अब आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को कि पांचवें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। हाँ, पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है भूतकाल के कितने भेद हैं, ऐसा हमसे पूछा गया है। भूतकाल के भेद बताना है, केवल भेदों की संख्या बतानी है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है आपका 7। ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया है। तो देखते हैं कि कालों के कितने भेद होते हैं। तो जब हम बात करते हैं कालों की तो सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल में पहला जो भेद होता है वो सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। और अब बात करते हैं भूतकाल के भेदों की, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भूतकाल का पहला जो भेद होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा भेद आसन्न भूतकाल, तीसरा भेद पूर्ण भूतकाल, चौथा भेद अपूर्ण भूतकाल और पांचवा भेद संदिग्ध भूतकाल, और एक इसमें बढ़ा हुआ है छठवां भेद हेतु मध्य भूतकाल। तो कुल मिला के भूतकाल के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। लगे हाथों बात कर लेते हैं भविष्यकाल की। तो भविष्यकाल के 3 ही भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु मध्य भविष्यकाल। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि भूतकाल के सबसे ज़्यादा भेद होते हैं, वर्तमान के 5, भूतकाल के 6 और भविष्यकाल के 3 ही भेद होते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। तो 5वां क्वेश्चन आपका हो गया। और अब आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, यानी 6वें क्वेश्चन को। तो 6वें क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो एक शब्द में संधि पूछी गई है। शब्द आपका है श्रीशाह। श्रीस शब्द में संधि पूछी गई है। और संधि अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही आसान, हमारे बताने से पहले आपने कर दिया होगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ज़रूर आपने देखा होगा। तो क्या ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन सी सही है, बी सही है या फिर ऑप्शन डी सही है? कौन सा ऑप्शन सही है हमारे बताने से पहले आप ज़रूर एक ऑप्शन चुनिए। तो बात करते हैं श्री शब्द की। तो यहाँ हमको बीच में बड़ी ई दिखाई पड़ रही है, और जब कहीं हमको बड़ा मिले तो वहाँ दीर्घ संधि होने का चांस है। शब्द को
तोड़कर देख लेते हैं। तो सीरीज को यदि हम तोड़ते हैं तो एक श्री हमारा वैसे ही ऑलरेडी हमको दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ श्री एक शब्द है इसमें। तो श्री एक शब्द हो गया, और इसी ई को इधर भी रखते हैं तो ईश एक शब्द हो गया। श्री लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, ईश में ईश्वर होता है, भगवान होता है। तो दोनों शब्द अर्थपूर्ण है, दोनों टूट गए हैं, अर्थात इसमें इधर ई है इधर ई है, दोनों तरफ एक ईश्वर है, दोनों मिलकर बड़ा होना हुआ है, और बड़ा का मतलब दीर्घ होता है, अर्थात इसमें जो संधि है वो आपकी दीर्घ संधि है। अर्थात 60वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए सही है। तो ये हो गया आपका 60वां क्वेश्चन। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 7वें प्रश्न को। चलिए, तो 7वें प्रश्न में एक शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, वो शब्द है आपका दृगंचल। दृगंचल शब्द में कौन, दृगंचल का सही सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जब भी हम बड़ा बड़ी ऐसा कोई स्वर संधि का संकेत ना मिले, तो अगर हमको कहीं तीसरा अक्षर मिलता है, जैसे तीसरा का खा गा तीसरा अक्षर हो गया, चा छा जा तीसरा अक्षर हो गया, ऐसा कोई तीसरा अक्षर मिले तो उसको हम पहला अक्षर बना के देख लेते हैं। तो व्यंजन संधि का एक पहला नियम आपका बहुत ही बढ़िया चल जाता है। तो गा तीसरा अक्षर है, का खा गा तीसरा अक्षर है, तो इसको पहला बनाते हैं, गा खा का बना लेते हैं। तो द्रि है, गा को हम का बनाते हैं, चूंकि व्यंजन संधि के तहत हम तोड़ रहे हैं तो आधा का बनाएंगे, तो ये आधा का हो गया दृक। अब चूंकि आधा गा से आधा का बनाए, यहाँ आ आपका बचा हुआ है तो आ इधर लाते हैं, लिख देते हैं साधारण सा, ऊपर अनुस्वार है तो लगा देते हैं, और आगे चल है, चा है तो इसको हम लिख देते हैं। अब आप देख रहे हैं इधर भी एक शब्द बन गया आपका दृक, इधर भी आपका एक शब्द बन गया अंचल। तो यही आपका सही से संधि विच्छेद होगा, जहाँ पर का में हलंत होगा और इधर अंचल होगा। तो इस प्रकार ये दीर्घम है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये सब ऑप्शन नहीं सही होंगे। आपका जो ऑप्शन वास्तव में सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, दृक धन अंचल। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, दृक धन अंचल। संधि को जरूर देखिएगा आप, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के बाद आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। तो 8वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है। यहाँ रचना के रचनाकार का नाम पूछ लिया गया है। तो आप जरूर गेस करिए और अपने आप से सोचिए, दिल्ली में एक मौत के रचनाकार क्या मोहन राकेश जी हैं, या फिर क्या भीष्म साहनी जी हैं, या फिर क्या कमलेश्वर हैं, अथवा निर्मल वर्मा जी हैं। आखिर कौन है इस कहानी के रचनाकार, तो अभी हम बताने वाले हैं, लेकिन हमारे बताने से पहले एक ऑप्शन आप जरूर टिक कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा, दिल्ली में एक मौत के जो रचनाकार हैं वो आपके कमलेश्वर हैं, अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। तो इस प्रकार ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। रचनाओं को आप जरूर पढ़िए, जरूर देखिए, रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं हर एक परीक्षा में। तो आइए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 9वें क्वेश्चन को कि 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 9वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। इस क्वेश्चन में आपसे भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। तो भाववाचक संज्ञा की सबसे पहली पहचान होती है कि वो हमको दिखाई नहीं पड़ता। अब जब दिखाई नहीं पड़ता तो उसको हम केवल महसूस करते हैं, उसके भाव को ग्रहण करते हैं, वही आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, उसे हम देख नहीं सकते हैं। तो श्याम है, श्याम मीन्स काला, जिसे हम देख सकते हैं। नदी है, इसे भी हम देख सकते हैं। पानी है, इसे भी हम देख सकते हैं। लेकिन बचपन है, बचपन को हम नहीं देख सकते हैं। कैसे? कुछ लोग सोचते हैं कि बचपन को हम देख सकते हैं, वो बचपन आप नहीं देखते हैं, वो बच्चों को देखते हैं। बचपन तो एक भाव है, उसको आप नहीं देख सकते हैं। और इस प्रकार हमने देखा कि 9वें क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ही सही होगा, बचपन। इसी प्रकार मृत्यु, ईमानदारी, चोरी, ये सब शब्द जो हैं आप
क्योंकि ये दिखाई पड़ते नहीं हैं। तो ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। देर न करते हुए आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन को, इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन को, कि 10वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही था। और 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में एक शब्द है यथाशक्ति, शब्द में कौन सा समास है। आज हम आपको एक ट्रिक, एक आइडिया बता देने वाले हैं कि किसी भी शब्द में अगर यथा लगा हो तो उसमें अव्ययीभाव समास ही होगा, क्योंकि यथा एक अव्यय शब्द है, यथा माने जैसे होता है। और किसी भी शब्द में उसके शुरुआत में अगर कोई अव्यय शब्द जुड़ा हो तो वहाँ अव्ययीभाव समास ही होता है, जिसमें जैसे इसमें यथा एक आपका अव्यय है। और एक बात हम बताना चाहेंगे आपको, कहीं अगर एक ही शब्द 2 बार आया हो, जैसे पल डैश नियोजक का निशान पल, पल पल 2 बार आया हो, घड़ी घड़ी आया हो, दिन दिन आया हो, तो ऐसे शब्दों में भी आपका अव्ययीभाव समास ही होता है, क्योंकि ये शब्द अव्यय होते हैं। और किसी शब्द में अगर अव्यय जुड़ा हुआ तो वहाँ तो ऑलरेडी अव्ययीभाव समास होगा ही होगा। तो मित्रों, ये रहा आपका 5वां प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, और इसमें हमने देखा 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसी तरह प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके सामने लाते रहेंगे, दूसरे तीसरे दिन लाते रहेंगे। और इसे आप ज़रूर पूरा वॉच करिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, लाभ ज़रूर आपको इससे मिलेगा। हो सकता है कुछ इसमें कुछ क्वेश्चन आपको आसान लगे, कुछ क्वेश्चन कठिन लगे, तो कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों के लिए भी ये वीडियो लाभकारी हो, इसलिए हम इसमें कुछ सरल, कुछ आसान प्रश्नों को शामिल करते हैं और कुछ कठिन प्रश्नों को शामिल करते हैं। तो थोड़ा सा अपने इस भाई का उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करें। तो इन 10 प्रश्नों को, इस प्रश्नों की सीरीज को देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।